नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो इंक्लूड किया गया, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जाकर के इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपनी इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, जिससे क्लास को जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाए। फटाफट से आप सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। आपके सामने आज का ये प्रथम प्रश्न है। आप लोग जानते हैं इसके पहले का जो प्रश्न था ये हम लोग कल कर चुके थे। कल नेटवर्क इशू की वजह से क्लास रुक गई थी बीच में ही। आज वहीं से इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। जल्दी से बताओ इसमें क्या आंसर आने वाला है। कहा गया निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? जल्दी से बताएंगे, राष्ट्र कवि का सम्मान किसको दिया था? तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, जो किस युग के हैं? ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं आप लोग जानते हैं? सबसे पहली बात ये किस युग के हैं, तो ये द्विवेदी युगीन है। द्विवेदी युगीन कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनको क्या कहा गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, इसके अलावा 2 लोग और हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? एक है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि कहा गया। क्या कहा गया? डिप्टी राष्ट्र कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि कहा गया। और एक है माखनलाल चतुर्वेदी, आप जानते होंगे। तो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया। एक भारतीय आत्मा का उपनाम दिया गया। क्या दिया गया? एक भारतीय आत्मा का उपनाम दिया गया, आत्मा का उपाधि दिया गया। क्या दिया गया? उपाधि दिया गया। आप सभी को याद रखेंगे क्या दिया गया। इसके इन लोगों को उपनाम से जाना जाने लगा। किसको? पहली बात तो मैथिली शरण गुप्त को देशभक्ति परक कविताओं के सृजन हेतु महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया, और रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि, रामधारी सिंह दिनकर को क्या? डिप्टी राष्ट्र कवि। और माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, क्या? एक भारतीय आत्मा का उपनाम दिया गया। क्या दिया गया? आत्मा का उपनाम दिया गया। आप सभी को याद रखेंगे। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आप लोग जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कहा गया प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? फटाफट बताएंगे। चलो जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है, इनका जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है? नासिका द्वारा होता है, जो है नाक द्वारा होता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? इन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताएंगे। अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या अगर कोई पूछता है तो कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन सा होता है? आप लोग जानते हैं ङा, इया, मा, ड़ा, ना और मा। क्या होता है? इया का क्या होता है? ना होता है, इया होता है, ड़ा होता है, ना होता है और क्या होता है? मा होता है। ठीक है, हाँ सॉरी, माँ मैंने 2 बार लिख दिया है तो एक बार आप माँ को लिखेंगे। हाँ तो क्या होगा? यही आपका होगा 5। कौन सा? ङा होगा, इया होगा, ड़ा होगा, ना होगा और मा, जिसे हम लोग यमंग गणनम कहते हैं। क्या कहते हैं? यमंग गणनम। तो क्या होगा? यमंग गणनम होता है। इसे हम लोग पंचमाक्षर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। क्या है? ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। और नासिका द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है, नाक द्वारा, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है अनुनासिक वर्ण कौन है? जो है ये है। विसर्ग किसे कहा जाता है? विसर्ग। तो विसर्ग जानते हैं, आपका ये जो आहा है, क्या है? आहा, इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। ये इस मात्रा से संबोधित किया जाता है, विसर्ग हो गया। स्वर क्या होते हैं? स्वर आपको पता है कुल स्वरों की संख्या हिंदी में कितना होता है? 11 होता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तो स्वरों को, जो मूल स्वर हैं उन्हें 2 में, लेकिन अगर ऐसे पूछे कि स्वर को कितने भागों में बांट दिया गया है तो कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आप लोग जानते हैं आ, ई, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ठीक है। दीर्घ कौन कौन से आते हैं? आप लोग जानते हैं दीर्घ आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ जो है ऊ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा ए, आए, ओ और औ। ठीक, जिनमें से इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? जिनमें से इन चारों को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। आप सभी को याद रखना है। और मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं। और इन्हें ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मूल स्वर के नाम से जानते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर में किसी ऐसे को नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो मात्रा जो है, यहाँ पर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनमें 3 मात्रा का, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग हम जो है किसी मंत्र उच्चारण में करते हैं। मंत्र क्रम, जैसे क्या हुआ? ओम।
ओम को जो आप ओम कहते हैं, तो ये 3 लगा है, 3 का मतलब 3 मात्रा जितना आप ओ को थोड़ा सा समय तक उच्चारित करते हैं, आप कहते हैं जैसे ओम करते हैं, तो थोड़ा सा देर तक आप क्या करते हैं, इसको उच्चारित करते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है किसी को बुलाने में, किसी को बुलाने में, चिल्लाने में आदि में जो है पुट स्वर का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है। तो जितने लोग कौन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर किए थे, आप सभी का एकदम सही होगा। 21 का भी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया यही होगा। ङ, ञ, ड़, ना और मा। ओ या औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आप बताएंगे ओ या औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो पहली बात समझो, ये जो ओ और औ है, ओ और औ, पहली बात तो ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया क्या है, संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर का मतलब जानते हो, मैंने लिखा था क्या है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है ऐसे वर्ण या स्वर जो 2 या 2 से अधिक, ऐसे स्वर जो 2 वर्णों के मेल से बने हो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। जो 2 स्वरों के मेल से बने हो उन्हें संयुक्त स्वर, और जो 2 वर्णों के मेल से बने हो उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो संयुक्त स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो आ है, जो आ है किससे किससे मिलकर बना है। तो पहली बात तो ये ह्रस्व आ और प्लस का ऊ से मिलकर बना है। किससे बना है? ह्रस्व आ और ऊ से मिलकर बना है ओ। तो आप लोग जानते हैं इससे मिलकर बना है। अब इससे मिलकर बना है तो आप लोग जानते हैं ये जो आ है, आ का उच्चारण स्थान होता है क्या? कंठ। क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो कंठ प्लस के ओष्ठ से जो है इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। तो कंठ प्लस का ओष्ठ ऑप्शन नंबर बी में है। इसी जो है इसी से ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान सेम है। आप लोग जानेंगे क्या होगा, कंठ प्लस का ओष्ठ हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या होगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठ प्लस का ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है जो हिंदी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है। आप जानते हैं जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है भैया? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे एक गुरुमुखी लिपि दिख रही है। गुरुमुखी लिपि जो है ये कहाँ की भाषा, कहाँ की है? तो आप लोग जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे अधिक किया जाता है? तो पंजाब में। कहाँ पे? पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। इससे कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी जो है लिपि का विकास अगर पूछे, गुरुमुखी लिपि का विकास अगर पूछे, गुरुमुखी लिपि का विकास, गुरुमुखी लिपि का अगर विकास पूछता है तो किसके द्वारा किया गया था? आप जानते हैं सिखों के दूसरे गुरु, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी गुरुमुखी लिपि की विकास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आप सभी को याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये आप सभी को याद रखना है। एक, हाँ यहाँ पर आपको खरोष्ठी दिख रही है। तो जो खरोष्ठी लिपि है ये खरोष्ठी प्राचीन लिपि है और इसे गधे का ओठ के नाम से जानते हैं। क्या है? पहली बात तो ये प्राचीन लिपि है। कौन सी लिपि है? प्राचीन लिपि है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? गधे के ओठ के नाम से। गधे के ओठ, याद रहेगा किस नाम से इसे जानते हैं? गधे के ओठ वाली लिपि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गधे के ओठ वाली लिपि। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है?
इनमें से बताना है निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर कहा गया एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह, बिल्कुल सही है, ये इसकी विशेषता है देवनागरी लिपि की। कहा गया कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है और गलत वाला ही हमें सही करना है, क्योंकि कहा गया कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ये देवनागरी लिपि का बिल्कुल सही विशेषता नहीं है, क्योंकि देवनागरी लिपि में सभी वर्णों के उच्चारण होते हैं। आगे कहा गया जैसा उच्चारण वैसा लिखना, यह भी सही है। स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं 24 का, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला देखो। कहा गया जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जस्ट कल पहले ही मैंने बताया था कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता हो उन्हें हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन आएंगे मैंने आपको बताया था। सोना आएगा, चांदी आएगा, क्या आएगा? सोना आएगा, चांदी आएगा, पीतल आएगा, क्या आएगा? पीतल आएगा। पीतल के अलावा क्या आएगा? आप लोग जानते हैं पानी आएगा, क्या आएगा? पानी आएगा, दूध आएगा, तेजाब आएगा, क्या आएगा? तेजाब। यानी जिनको आप माप तौल सकें, जिनको आप माप तौल सकें वो सारे के सारे किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला आप सभी को यहां दिया गया है जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब क्या होता है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं मनुष्य, मनुष्य कह दिया गया तो एक ही प्रकार के ढेर सारे संज्ञा, आगे मनुष्य में ढेर सारे आते हैं, सभी का अलग अलग नाम होता है। मनुष्य कह दिया गया। मनुष्य के अलावा क्या कह दिया गया? मनुष्य हुआ। नदी हो गया, नदी अनेकों हैं। नदी के अलावा क्या कह दिया गया? पर्वत कह दिया गया। पर्वत बहुत सारे होते हैं। आपसे कह दिया गया दिन, दिन का अलग अलग नाम होता है। आपसे कह दिया गया दिन, कह दिया गया। ठीक है, तो मनुष्य हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, दिन हो गया। दिन के अलावा आपसे कह दिया गया गाय, कह दिया गया। गाय के भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। क्या हो गई? गाय हो गई। माह कह दिया गया, माह, तो माह भी अलग अलग होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं भैया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो, हाँ, तो आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आगे आपसे पूछ लिया जाए तो आपका क्या होगा? यहां पर जरा देखो, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया गया परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक के अंतर्गत ही जो है आपको रखना है। इसमें भी वही सेम कंडीशन है। जो परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक एक विशेषण का भेद है। क्या है? परिमाणवाचक एक क्या है? विशेषण का भेद है। ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। इसमें भी माप तौल वाली क्या होता है? इसका जो है अर्थ ही होता है माप तौल, यानी कि जिसका क्या किया जाए? माप तौल किया जाए। माप तौल वाले जो होते हैं शब्द, जब क्या होता है कि जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, परिमाण का मतलब माप तौल का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे आपसे कह दिया गया, क्या कह दिया गया? थोड़ा, कम, क्या कह दिया गया? थोड़ा कह दिया गया, कम कह दिया गया, दूध कह दिया गया, सारा कह दिया गया। क्या कह दिया गया? दूध कह दिया गया, सारा कह दिया गया। ये सारे के सारे क्या बताते हैं? परिमाण को बताते हैं। थोड़ा है या कम है, सारा है या ये जो है, ये सारे के सारे परिमाण का जो है वाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला देखो, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था, तो आप लोग जानते हैं मैंने घर जाना था, तो मैंने अशुद्ध है क्योंकि मैंने घर जाना था नहीं, यहां पर होना चाहिए था क्या? मुझे घर जाना था। क्या होता? मुझे घर जाना था।
क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, मैंने के स्थान पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं मुझे होना चाहिए, क्योंकि मुझे घर जाना था हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग आंसर कर रहे हैं 26 नंबर का ए, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। नेक्स्ट, हाँ सही है। निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहली बात तो समझो, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या होता है? पहली बात तो सर्वनाम हो, विशेषण जो हो क्या हो, सर्वनाम हो, जिसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होते हैं, संज्ञा के जस्ट पहले यानी संज्ञा के तुरंत पहले जुड़कर उनकी तरफ संकेत करते हैं, तो वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे कहा गया यह पुस्तक बहुत अच्छी है, कहा गया यह पुस्तक बहुत अच्छी है। देखो यह पुस्तक, पुस्तक तुरंत मैंने कहा था जब क्या आए, संज्ञा आए, क्या आए, संज्ञा, संज्ञा के जस्ट पहले क्या आ जाए, निश्चित वाचक जो सर्वनाम होता है यह और वह अगर आ जाए, जो जुड़कर सीधा क्या करें, तुरंत संकेत करें यह पुस्तक, यानी कि यह पहली बात तो सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के अलावा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक और संकेत कर रहा है तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। तो जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यह पुस्तक बहुत अच्छी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। अगला कहा गया जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना, अब प्रेरणार्थक का मतलब समझो। प्रेरणार्थक का मतलब यह होता है कि जहां पर कर्ता कार्य स्वयं ना कर किसी दूसरे से करवाता हो, जहां पर कर्ता कार्य को स्वयं ना कर, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रेरणार्थक का मतलब होता है जहां पर कर्ता कार्य स्वयं ना कर किसी दूसरे से करवाता हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जागना का क्या होगा, जगवाना, क्या होगा, जागना का क्या होगा, जागवाना होगा, क्या होगा, जगवाना। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाए, क्या होगा, जागना क्या होगा, जगवाना। ठीक है, हाँ चलो आगे देखा जाए। कहा गया भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भगवान का आप लोग जानते हैं भगवती होता है, भगवान ही कहा गया है जी। तो क्या होता है, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, भगवती होता है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवती। ऑप्शन नंबर डी जो आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सही है। ठीक है भैया, चलो आगे देखा जाए। नेक्स्ट कहा गया किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? जल्दी से बताओ, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो लड़का नहीं, लड़का तो एक वचन है, घोड़ा भी नहीं होगा, वधु नहीं होगा, नित्य में नहीं होता है। तो नित्य बहुवचन में प्रयोग में कौन होता है, प्राण। कौन कौन होता है, प्राण हो गया, आंसू हो गया, क्या हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया, क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया, क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ये सारे के सारे आप लोग जानते हैं जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे किसमें, सदैव बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत ज्यादा आता है, दर्शन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आप सभी को पता है, सदैव, यानी कि सदैव बहुवचन में ही प्रयोग में लाए जाएंगे। तो आप सभी को, जो लोग ऑप्शन नंबर सी आप सभी आंसर कर पा रहे हैं, आप सभी का एकदम से सही होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग का मतलब मैंने बहुत बार बताया है, ये है आपका मूल शब्द। अगर मूल शब्द के पहले लगा है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद लगा है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं।
क्या कहेंगे, प्रत्यय। तो प्रत्येक में लगा के देखो क्या होगा, प्रति प्लस का एक होगा, एक आपका मूल शब्द है और इसके पहले लगा है क्या होगा, उपसर्ग। तो कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रति उपसर्ग के अलावा अगर हम बात करें तो और क्या क्या हो सकता है, चलो देखो, प्रति उपसर्ग से और क्या बन सकता है, प्रति उपसर्ग से बन सकता है प्रतिदिन बन जाएगा, प्रत्युपकार बन जाएगा, क्या बनाएगा, प्रतिदिन, प्रत्युपकार, प्रतिपल, ये सारी चीजें आप सभी से बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी कहा गया भिखारी को भीख दे दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है, भिखारी को भीख दे दो, इसमें कौन सा कारक का विभक्ति लगा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। चलो तो ठीक है, तो यहां पर आप जानते हैं भिखारी को भीख दे दो, तो आप पहली बात जानते हो संबंध में क्या आता है, ठीक है मानते हैं हम, क्या आता है, काकी के आता है, नानी ने आता है, क्या आता है, नानी ने आता है, या रारी रे आता है, क्या आता है, रारी रे आता है, ये सारे के सारे संबंध हैं। तो आपसे क्या कहा जाए, संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, को विभक्ति होता है या क्या होता है, के लिए होता है, क्या होता है, विभक्ति या तो को होगा या तो के लिए होगा। अब यहां पर देखो भिखारी के लिए भीख क्या है, भिखारी को भीख दे दो या भिखारी के लिए भीख, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, संप्रदान कारक का विभक्ति है को। तो 32 नंबर का डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही है। आप लोग जानते हैं को या के लिए संप्रदान कारक में प्रयुक्त होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, पूरी बात समझना, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को क्या करते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, ठीक है, तो इस प्रकार से, या भिखारी को भीख दे दो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। अगला, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताएंगे, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होता है, जगत प्लस का नाथ हो जाएगा, क्या होगा, जगत प्लस का नाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं, जगत प्लस का नाथ, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पर पहली बात तो संधि कौन सी है, यहां व्यंजन संधि है। कौन संधि है भैया, यहां पर व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी जो आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, एकदम सही है। आगे देखो नेक्स्ट, वागीश का सही संधि विच्छेद बताइए। तो वागीश का होता है वाक प्लस का इस, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्या है, ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, वाक प्लस का इस मिलकर क्या हो जाएगा, वागीश बन जाएगा। यह भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, देशभक्ति में समास बताइए, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी बताएंगे, देशभक्ति में कौन सा समास है, चलो फटाफट बताओ। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग देख लेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ठीक है, क्योंकि आसान सा है, मैंने ही इसको बहुत बार बता रखा है, तो आप लोग देखकर इसे आराम से बता देंगे इसमें कौन सा समास है। क्लियर? तो ठीक है, आज आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।